हाँ बेटा, लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस कर रहे थे? ग्राफ को कन्वर्ट कर लिया था हमने, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस अभी डिस्कस नहीं किया ना। चलिए आज स्टार्ट करते हैं साइक्लिक प्रोसेस। बच्चों, किसी भी गैस को अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट तक डिफरेंट प्रोसेसेस से लेकर जाएं और फाइनली उसे हम इनिशियल स्टेट में ले आएं, तो ये कंप्लीट प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो मैं गैस को पहले आइसोकोरिकली एक्सपेंड किया, कंप्रेस किया, उसके बाद उसका आइसोथर्मल प्रोसेस से मैंने वॉल्यूम इंक्रीज किया, आइसोथर्मली एक्सपेंड किया। ये आइसोकोरिकली कंप्रेशन है, ये आइसोथर्मल है मान लो, और फिर फाइनली मैं उसे इनिशियल स्टेट में ले आया, ये आइसोबारिक है। तो बच्चों, ये कंप्लीट प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट सेम है, इसलिए हम कहेंगे कि भैया चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है, तो हम जितनी भी हीट देंगे वो सब वर्क डन में काम आ जाएगी। अब बात आती है कि साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालें। भाई, या तो आप तीनों प्रोसेस का वर्क डन ऐड कर दो। W टोटल जो होगा वो होगा वर्क डन इन AB प्रोसेस, इस केस में 0 है, वर्क डन इन BC प्रोसेस एंड वर्क डन इज CA प्रोसेस। अब बच्चों, यहां तो तीनों प्रोसेस नॉन प्रोसेसेस है। पहला आइसोबारिक है, आइसोकोरिक का वर्क डन 0 होता है। दूसरा आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल का वर्क डन हम कैलकुलेट करना जानते हैं अगर हमें वॉल्यूम इनिशियल और फाइनल पता है। तीसरा आइसोबारिक है, आइसोबारिक का वर्क डन हमें पता है, P डेल्टा V NR डेल्टा T। लेकिन जरूरी नहीं है ना। अगर मान लो आपको वो ये कह देता कि PV साइक्लिक प्रोसेस इस तरह से है, ऐसे A से B तक गया, B से C तक गया, C से A तक आया। अब यहां पर हम वर्क डन की वैल्यू इंडिविजुअल प्रोसेस से नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें इसका प्रोसेस इक्वेशन अभी नहीं पता। पहले प्रोसेस इक्वेशन निकालेंगे, फिर वर्क डन का फार्मूला निकालेंगे। तो बच्चों, बहुत पहले डिस्कस भी किया था, अगर पीवी डायग्राम में स्ट्रेट लाइंस हैं सारी, तो फिर हमें वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, हम एरिया अंडर द कर्व से निकाल सकते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर साइक्लिक प्रोसेस में AB के नीचे कोई एरिया नहीं है, A से B तक ले जाने में वर्क डन 0 है। अगर हम B से C तक ले जाएं, तो B से C तक ले जाने में जो वर्क डन आएगा वो इसके नीचे का पूरा एरिया आएगा, यहां तक का, ये कंप्लीट एरिया आएगा ऐसे, ठीक है। फिर हमें C से A तक का वर्क डन निकालना है। B से C तक वॉल्यूम बढ़ रहा था तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, लेकिन C2A वॉल्यूम कम हो रहा है, वर्क डन नेगेटिव होगा और ये वाला एरिया आएगा। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं ना, BC के नीचे के टोटल एरिया में से जब ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अंदर वाला एरिया आ जाएगा। तो वी कैन से इन साइक्लिक प्रोसेस टोटल वर्क डन is equals to area enclosed, not area under the curve, area enclosed by cyclic process, area enclosed by cyclic process। फिर उसमें भी हम ऐड कर सकते हैं, अगर प्रोसेस क्लॉकवाइज होगा तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, क्योंकि है ना, क्लॉकवाइज प्रोसेस में हमेशा ये होगा, ज्यादा वाला पॉजिटिव होगा और कम वाला, उल्टा बोलो, पॉजिटिव ज्यादा वाला होगा और नेगेटिव कम वाला, तो नेट पॉजिटिव आएगा। लेकिन आप सोचिए अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता, तो एंटी क्लॉकवाइज में ये तो पॉजिटिव आता कम और ये उल्टा जाते ना,
तो नेगेटिव वाला ज्यादा होता तो नेट वर्क डन नेगेटिव हो जाता। तो हम सीधा सीधा याद रख सकते हैं कि पीवी कर्व में अगर साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज है तो नेट वर्क डन पॉजिटिव होगा और एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। पर ये देख लेना पी और वी एक्सिस उसने चेंज नहीं कहा कौन से दिए। अगर पीवी की जगह वीपी कर देगा तो शायद गड़बड़ हो सकती है। एक बार करके देखें अपन। हाँ, अपन करके देखते हैं। अगर यहां पर प्रेशर और यहां वॉल्यूम लें और अगर हमारा डायग्राम ये हो तो दो बातों का ध्यान रखना। पहली बात, अब एरिया इधर का लेना है, नीचे वाला नहीं। अब साइक्लिक प्रोसेस में तो एरिया इंक्लोज लेना है, इसलिए इधर और इधर का झंझट ही खत्म। हमें तो इस ट्राइंगल का एरिया लेना है, ये डब्ल्यू हो गया। पर यहां पर रिवर्स है, यहां पर ये क्लॉकवाइज है, फिर भी वर्क डन नेगेटिव आएगा। उसका रीजन, जब हम बी से सी तक जाएंगे तो वॉल्यूम कम हो रहा है और एरिया इधर का लेना है, तो नेगेटिव वाला एरिया ज्यादा होगा। और ए से बी जाने में अब उल्टा हो गया, ए बी पहले आइसोकोरिक था, अब ए बी आइसोबारिक हो गया। ए बी में ये वाला एरिया आएगा और वो एरिया कम होगा, ए बी पॉजिटिव है, तो यहां पर नेट वर्क डन नेगेटिव आएगा। अब बच्चों, वैसे तो मुझे उल्टा हिंट देना चाहिए, पर मैंने तो हिंट से भी बड़ा कुछ दे दिया, इसलिए अब कोई डाउट नहीं आना चाहिए। वरना ये वाली चीज टीचर को बताने की नहीं होती। ऐसे टीचर हर चीज बताएगा तो ये स्पून फीडिंग कहलाती है कि भाई ये सब कुछ मैंने बता दिया, ये रट लिया, उसके बाद ये रट लिया, उसने कुछ तीसरा दे दिया तो गए काम से। तो मेरे हिसाब से इसके बाद ये जो मैंने आपको बताया खुद आपको करना था, फिर भी मैंने एडिशनल बता दिया। चलो, साइक्लिक प्रोसेस में ये सारी चीजें कॉपी कर लो अपने आप।
तो बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस में हम जो हीट देते हैं वो वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। यहां पर हम एक साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी और निकालते हैं। बेसिकली जो ये साइक्लिक प्रोसेस होते हैं हीट इंजन्स में काम आते हैं। हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस होता है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जैसे उसने 100 कैलोरी हीट ली और 200 जूल वर्क कर दिया, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हुई? वर्क डन 200 डिवाइडेड बाय हीट इनपुट कितना हुआ? 420 जूल। 100 कैलोरी कितना होता है? तो 200 अपॉन 420 इंटू 100, ये उस हीट इंजन की एफिशिएंसी आ जाएगी। बेसिकली अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि है ना, हर हीट इंजन हीट लेता भी है तो हीट रिजेक्ट भी करता है। हुआ क्या? इसकी एफिशिएंसी कम क्यों हो गई? 420 जूल लिए, 200 जूल वर्क किया, बाकी 220 जूल कहां गया? वो उसे सराउंडिंग को ट्रांसफर करना पड़ता है। अगर हम अपना ये वाला साइक्लिक प्रोसेस देखें तो गौर से देखो, एबी प्रोसेस क्या है? आइसोकोरिक कंप्रेशन। आइसोकोरिक कंप्रेशन में हीट दोगे सिस्टम को या सिस्टम से लोगे? सोचिए बेटा। बंद कंटेनर, आइसोकोरिक का मतलब कंटेनर बंद है, उसमें प्रेशर बढ़ाने के लिए उसको गर्म करना पड़ेगा, तो हीट दोगे। फिर आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हीट दोगे या लोगे? सोचो, यही थर्मोडायनेमिक्स है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हीट दोगे या लोगे? अरे दोगे भाई, कांस्टेंट टेम्परेचर और गैस एक्सपेंड हो रही है। अरे एक्सपेंड करने के लिए तो हीट देनी पड़ेगी ना। अगर आप ये नहीं सोच पाते तो इसका मतलब अभी हम फार्मूला बेस्ड ही पढ़ रहे हैं। एक गैस एक्सपेंड हो रही है तो एक्सपेंड के लिए क्या करोगे? हीट दोगे तभी तो फैलेगी, टेम्परेचर भले ही कांस्टेंट हो। तो एबी और बीसी प्रोसेस में हीट दे रहे हैं, लेकिन अब आप गौर से देखो सीए प्रोसेस को। कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम कम हो रहा है, यानी कि हीट बाहर निकल रही है। फीलिंग लाओ थोड़ी। आपने पिस्टन रखकर छोड़ दिया, अब हीट बाहर निकालोगे, जैसे जैसे वैसे वैसे पिस्टन नीचे आएगा, उसका वॉल्यूम कम होगा। ये वो वाला केस है, यानी कि सीए प्रोसेस में हीट बाहर जा रही है। अब लफड़ा क्या है? एबी और बीसी में इसने हीट ली, उसमें से सीए इसने रिजेक्ट कर दी। दिस इज कॉल्ड रिजेक्शन। तो इसका मतलब जो वर्क होगा नेट, वो इन दोनों में से इसको माइनस करने पर जो आएगा वही आएगा, क्योंकि बाकी तो इसने एनवायरमेंट में फेंक दी, हम उसे यूज नहीं कर पा रहे। वो एक तरह से वेस्टेज है, ये हमारी हीट एनर्जी का वेस्टेज है। इसी की वजह से एफिशिएंसी कम हो जाती है। करेक्ट? डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। तो हम कुछ और क्वेश्चन करें। साइक्लिक प्रोसेस बता दिया। साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है। हीट हम जितनी भी देते हैं वो सब वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। और बाकी ये आपने सब लिख लिया होगा। पहले हमने कोई क्वेश्चन किया था?
हाँ बेटा, ये एक कंटेनर है, इसके दो पार्ट कर दिए, बीच में बिल्कुल फ्लेक्सिबल पिस्टन लगा हुआ है जो मूवेबल। इन दोनों का वॉल्यूम V0 है, P0, V0, T0। यहां पर भी P0, V0 और T0। इसमें मोनो एटॉमिक गैस फील्ड है और ये डाया एटॉमिक। बच्चों यहां पर हम इसे गर्म कर रहे हैं, बहुत धीरे 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 इसे गर्म कर रहे हैं। गर्म करने पर ये पिस्टन अपनी जगह से मूव करेगा और राइट साइड में शिफ्ट होगा। और हमने गैस को, लेफ्ट वाली गैस को तब तक गर्म किया जब तक राइट वाला वॉल्यूम V0/8 नहीं हो गया। बीच वाला जो पिस्टन है वो भी नॉन कंडक्टिंग है, यानी कि एडियाबैटिक है, और जो पूरा कंटेनर है उसकी वॉल्स भी नॉन कंडक्टिंग वॉल्स है। कंटेनर की वॉल्स भी नॉन कंडक्टिंग है और बीच का पिस्टन भी नॉन कंडक्टिंग है। तो आपको यह बताना है कि जो लेफ्ट साइड वाली गैस है उसका फाइनल प्रेशर और टेम्परेचर कितना होगा। दोनों साइड का बताओ, फाइनल प्रेशर एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ ईच गैस। क्वेश्चन में एक लाइन लिख लो आप चाहो तो, डायग्राम बना लेना। Walls of container as well as piston both are non-conducting. Walls of container as well as piston both are non-conducting. Left side gas is heated slowly till volume of right side gas becomes V0/8, till volume of right side gas becomes V0/8. Calculate final pressure and temperature of each gas.
बच्चों जो राइट साइड वाली गैस है मोनो एटॉमिक गैस है, इसकी कैलकुलेशन हमने पहले एक क्वेश्चन में की थी, तो वो कैलकुलेशन आपको पूरा टाइम सेव कर देगी। बच्चों भले ही प्रोसेस स्लो हो रहा है, पर हीट कहीं आ और जा नहीं सकती। इससे ना तो हीट बाहर जा सकती है, ना इधर जा सकती है, ना आ सकती है, क्योंकि मैंने ये भी आपको नॉन कंडक्टिंग दिया और ये भी। तो स्लो प्रोसेस के होने के बावजूद ये एडियाबैटिक है। तो बच्चों पी नॉट वी नॉट पावर गामा, गामा 5/3 होता है, इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम पावर 5/3। इसे सॉल्व करने पर फाइनल प्रेशर 32 पी नॉट आएगा। अब हम पी नॉट वी नॉट अपॉन टी नॉट को फाइनल प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम अपॉन फाइनल टेम्परेचर अगर लिखें, तो फाइनल टेम्परेचर इससे सॉल्व करने पर क्या आएगा, 4 टी नॉट। ये वो क्वेश्चन है जो हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। अब हमें लेफ्ट साइड वाली गैस को सॉल्व करना है। बच्चों यहां पर इसने स्लोली प्रोसेस क्यों दिया है, क्योंकि जैसे धीरे 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 पिस्टन इधर जाएगा और फाइनली रुक जाएगा। अगर फाइनली पिस्टन जहां रुकेगा तो दोनों साइड का प्रेशर सेम होगा, यानी कि अगर हम लेफ्ट गैस को डिस्कस करें तो भी लेफ्ट गैस का फाइनल प्रेशर 32 पी नॉट ही होगा। ये बात समझ में आई बेटा? पिस्टन रुकेगा ही तब जब दोनों तरफ से प्रेशर सेम होगा, दोनों तरफ से फोर्स भी सेम होगा। बच्चों ये डाया एटॉमिक गैस है, इसमें ना प्रेशर कांस्टेंट है, ना वॉल्यूम कांस्टेंट है, ना टेम्परेचर कांस्टेंट है, और ना ही हमें इसका प्रोसेस पता है, क्योंकि हम इसे एडियाबैटिक प्रोसेस भी नहीं कह सकते, आइसोबारिक भी नहीं है। एडियाबैटिक कैसे कह सकते हैं, हीट दे रहे हैं। आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल कुछ भी नहीं है। इसका मतलब इसकी कैलकुलेशन कुछ अलग ढंग से होगी। बच्चों इसे नंबर ऑफ मोल्स तो सेम है ना, तो हम इसके लिए पी नॉट वी नॉट अपॉन टी नॉट, फाइनल प्रेशर इसका भी 32 पी नॉट है, टोटल वॉल्यूम इन दोनों का कितना है 2 वी नॉट, और बाद में ये कितना हो गया वी नॉट बाई 8, तो वो कितना बचा 2 माइनस 1/8, 15/8। तो बेटा इसका फाइनल बचा 15/8 वी नॉट, बचा नहीं मतलब बढ़ गया, एंड फाइनल टेम्परेचर इज टी। करेक्ट? तो कितना हो जाएगा 60 टी नॉट। करेक्ट? गलत तो नहीं है ना? तो बच्चों ये फाइनल प्रेशर इसका 32 पी नॉट आ गया और फाइनल टेम्परेचर इसका 60 टी नॉट आ गया। मैंने यही क्वेश्चन पूछा था। और फाइनल वॉल्यूम 15/8 वी नॉट। करेक्ट? कितने लोग कर पाए इस क्वेश्चन को? चलो फिर मैं इसमें एक और क्वेश्चन पूछूं। बच्चों ये बताइए, हमने लेफ्ट साइड वाली गैस को कितनी हीट दी है? कैलकुलेट हीट गिवन टू द गैस, लेफ्ट साइड गैस। मैं बहुत बार बोलता हूं ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ अंदर आ जाते हैं। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन तो हम इसमें इंडिविजुअल कर चुके, इसका प्रेशर इसका टेम्परेचर निकाल चुके, इसका प्रेशर इसका टेम्परेचर निकाल चुके, 2 क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुके। लेफ्ट साइड वाली गैस को हमने कितनी हीट दी है ये निकालना है।
क्योंकि हमने प्रोसेस को बहुत स्लो किया है, धीरे धीरे पिस्टन आगे गया है, यानी कि एट द ईच एंड एवरी इंस्टेंट लेफ्ट साइड और राइट साइड का प्रेशर सेम होगा। सुन लेना मुझे, बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है। सिंस प्रोसेस इज वेरी स्लोली, इसका मतलब पिस्टन जो मूव किया था तो हर इंस्टेंट पर लेफ्ट साइड और राइट साइड का प्रेशर सेम था, यानी कि जो इंटीग्रल पीडीवी राइट साइड के लिए आएगा वही इंटीग्रल पीडीवी लेफ्ट साइड के लिए आएगा। इस पर वर्क डन ऑन दिस गैस इज इक्वल टू वर्क डन बाय दिस गैस। तो आपको इसका वर्क डन नहीं निकालना क्योंकि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आप इसका वर्क डन निकाल सकते हो और बाद में कह सकते हो इस पर जितना नेगेटिव वर्क डन हुआ है उतना ही ये पॉजिटिव वर्क डन करेगा, क्योंकि हम सराउंडिंग को तो पुश कर ही नहीं रहे, ये गैस इसी को तो पुश कर रही है। तो नेगेटिव वर्क डन ऑन द राइट साइड गैस इज इक्वल टू पॉजिटिव वर्क डन बाय लेफ्ट साइड गैस। तो बच्चों राइट साइड गैस यानी कि मोनो एटॉमिक का वर्क डन निकाल लो, क्या होता है P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस 1। इसका P1V1 कितना है, P0 V0, P2V2 कितना था 32 P0 और V0 बाय 8, और गामा कितना था 5/3 माइनस 1। बताओ कितना आएगा, माइनस 3 P0 V0 डिवाइडेड बाय 2/3 माइनस 9/2। बच्चों इस पर जो नेगेटिव है वो उसका, तो ये हमने राइट साइड वाली गैस को डिस्कस किया था। अब वापस लेफ्ट साइड वाली गैस पर जा रहे हैं, तो डेल्टा क्यू होगा डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू कितना आएगा बेटा, एन मैंने दिया है क्या, नहीं दिया, कोई बात नहीं। हाँ सीवी कितना होता है 5/2R, बेटा डायटोमिक है, और इसका टेम्परेचर चेंज कितना था 60 माइनस 1 59 T0। एंड रिमेंबर W लिखना है पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं लिखना। नेगेटिव इसके लिए था तो उसके लिए तो प्लस 9/2। बेटा हमें एन आर नहीं पता, कोई बात नहीं, एन आर T0 P0 V0 है ये तो पता है, तो हम एन आर T0 ये कितना आ गया बेटा 59 5 जा कितना हो जाए, 59 5 जा कितना होता है जल्दी बताओ, मेरे को नहीं आता, पक्का मरवाओगे तो नहीं। तो 295/2 और एनआर T0 को P0 V0 लिख रहा हूं और वो 9/2। अब कितना हो गया 304, 304 डिवाइडेड बाय 2 152 P0 V0। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है।
एक साइक्लिक प्रोसेस है बेटा, ए बी सी ए, बाकी इंफॉर्मेशन आपको लिखना पड़ेगा। 2 मोल ऑफ आइडियल गैस has pressure temperature 300 Kelvin at A and 500 Kelvin at B। A का टेम्परेचर 300 केल्विन है, B का टेम्परेचर 500 केल्विन है। 1200 जूल हीट इज withdrawn in the whole process। 1200 जूल हीट इज विड्रॉन इन द प्रोसेस, पूरे प्रोसेस में 1200 जूल हीट को बाहर निकाला। कैलकुलेट वर्क डन इन प्रोसेस बीसी, कैलकुलेट वर्क डन इन प्रोसेस बीसी। और बच्चों मैंने ये नहीं बोला है कि बीसी आइसोथर्मल है या एडियाबैटिक है, देखने में लग रहा है, उससे मतलब ये नहीं कि आप मान लो। बीसी प्रोसेस में वर्क डन बताना है बस। देखो बेटा, साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू आएगा, बिकॉज डेल्टा यू इज 0 इन द होल प्रोसेस। डेल्टा क्यू माइनस 1200 दिया है, डब्ल्यू आएगा ए बी बी सी सी ए।
WAB, CA is 0, CA is 0, आइसोकॉरिक है ना। AB प्रोसेस आइसोबारिक है, आइसोबारिक में वर्क डन P डेल्टा V NR डेल्टा T होता है, NR डेल्टा T TB माइनस TA। WBC मुझे निकालना है, N 2 दिया है, R 25/3 या 8.314 ले लो क्योंकि यहां पर काटना नहीं है। टेम्परेचर कितना कितना था, 300 और 500, 200 और 500, तो चेंज कितना आएगा, और ये भी पॉजिटिव आ रहा है तो ये भी इधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो WBC आएगा -4520 जूल अप्रोक्स। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ज्यादा नहीं। लेक्चर के बिगिनिंग में, आज के लेक्चर के शुरू में मैं बोल रहा था एफिशिएंसी के बारे में, तो बता तो दिया ही मैंने किसी भी साइकिल की एफिशिएंसी। एक बार हीट इंजन लिखो, एक क्या होता है। तो बेटा हीट इंजन एक डिवाइस होता है विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। ये लाइन लिखना चाहो तो आप लिख लो। हीट इंजन is device which converts heat energy into mechanical work। हीट एनर्जी इंटू मैकेनिकल वर्क, है ना, इस तरह से होता है। देखो सोर्स, जनरली हीट इंजन अपन जो यूज करते हैं डेली वो कौन कौन होते हैं, अपनी गाड़ियां होती हैं व्हीकल, उसके अंदर इंजन होता है हीट इंजन, पेट्रोल से हीट एनर्जी लेकर उसको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है, काइनेटिक एनर्जी हमें मिलती है ना, वो हीट इंजन है। बाकी जो ये जनरेटर चलाते हैं इसमें दो प्रोसेस होते हैं, पहले डीजल से मोटर चलती है, फिर उससे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से बिजली बनती है। तो अगर हम डीजल खर्च करके और मोटर चला रहे हैं तो वो भी एक तरह से हीट इंजन हो गया। तो हीट इंजन एक सोर्स होता है, वहां से एनर्जी लेता है, और वो सोर्स होता है जनरली कोई फ्यूल, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर वो बर्न होता है ना फ्यूल, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। हम मान लेते हैं सोर्स का टेम्परेचर T1 है, यहां से जो हीट होता है, हीट लेता है, उसे कंप्लीटली वो वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता। दिस इज अगेंस्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम लोग सेकंड लॉ को बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस हीट में से कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट करके बाकी रिजेक्ट कर देता है। ये सिंक कौन है, एनवायरमेंट। जनरली सिंक लो टेम्परेचर एनवायरमेंट होता है, हाई टेम्परेचर सोर्स से हीट लेता है, उसका कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट करके बाकी को सिंक को रिजेक्ट कर देता है। हम लोग इसे यूज नहीं कर सकते। हाँ, हम एक दूसरा इंजन लगाकर इसका कुछ पार्ट यूज कर सकते हैं, और वो इंजन इससे भी लो टेम्परेचर पर फिर कुछ एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। वो एक अलग बात है, वो तो एक तरह से बहुत सारे इंजन को सीरीज में लगाने वाली बात हो गई। किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी होती है बेटा, हमें जो वर्क मिला डिवाइडेड बाय उसने जो एनर्जी ली। हम Q2 को कंसीडर नहीं कर सकते, Q2 तो वेस्टेज है, इसी की वजह से तो एफिशिएंसी डाउन हो रही है, वरना तो 100% हो जाएगी अगर हम Q2 को भी यूज कर लेंगे तो।
W होता है Q1 माइनस Q2, ये तो आपको एनर्जी कंजर्वेशन से दिख ही रहा होगा, ये इन दोनों का डिफरेंस है। तो फाइनली ये आ गया 1 माइनस Q2 बाई Q1 इंटू 100। अब ये ध्यान रखना Q1 क्या है, सिंबल्स का ध्यान रखा करो क्वेश्चन करते समय। Q1 है जो हीट अंदर जा रही है, हीट टेकन बाय द सिस्टम। Q2 है हीट रिजेक्शन। जैसे अगर मैं इस साइक्लिक प्रोसेस की बात करूं तो कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहां हीट अंदर जाएगी, फिर यहां पर कांस्टेंट पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन इसमें हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें अलग से बताना पड़ेगा, इसमें हमें अलग से बताना पड़ेगा, अभी इंफॉर्मेशन नहीं है ना। और ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर कम हो रहा है तो यहां हीट बाहर निकलेगी, तो वो तो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब तो इसका वर्क डन भी हमें पता है, इसका वर्क डन भी हमें पता है, और इसका वर्क डन भी हमें पता है। तो वर्क डन टोटल निकाल लेंगे, हीट जो अंदर जाएगी वो निकाल लेंगे अलग अलग प्रोसेस से, फिर एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो मैं अब क्वेश्चन कराऊंगा आपको कि एक साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं। तो इतना सा आप लिख लो बस। जो अगर हम एक साइक्लिक प्रोसेस ले, ये वाला, शुरू में भी हमने यही डायग्राम बनाया था, इसमें है ना इनिशियल प्रेशर P0 और वॉल्यूम V0 है। P0 से पहले 2P0 प्रेशर हुआ कांस्टेंट वॉल्यूम पर, फिर कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम को भी हमने डबल किया तो 2P0 2V0 हो गया, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर को रिड्यूस किया, फिर कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम को रिड्यूस किया। ABCDA इज ए साइक्लिक प्रोसेस। हमें इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, मैं बता रहा हूं कैसे करनी है। बच्चों साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा U 0 होता है। हमने आपको एफिशिएंसी बता दी 1 माइनस Q2 बाय Q1। हीट रिजेक्शन है, ये हीट इनपुट है। AB BC CD और DA प्रोसेस में दो प्रोसेस ऐसे हैं जिनमें हीट हम दे रहे हैं, दो प्रोसेस ऐसे हैं जिनमें हीट रिजेक्ट हो रहा है। कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर तभी बढ़ेगा जब हीट दोगे, तो AB प्रोसेस में हीट दे रहे हैं। कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम भी तभी बढ़ेगा जब हीट दोगे, तो BC प्रोसेस में भी हम हीट दे रहे हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर रिड्यूस तभी होगा जब हीट बाहर निकलेगी, और कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम भी तभी रिड्यूस होगा जब हीट, तो CD और DA प्रोसेस में हीट बाहर निकल रही है। तो एक तरीका तो ये है, सीधे सीधे Q1 निकाल लो। Q1 होगा QAB प्लस QBC। अब यहां हमें फार्मूले पता है तो हम फटाफट फार्मूले लगा सकते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा Q जो होता है NCV डेल्टा T होता है बेटा, W 0 होता है ना आइसोकोरिक में, या वैसे भी आइसोकोरिक प्रोसेस में हम जानते हैं CV की डेफिनेशन ही ये होती है डेल्टा Q बाई N डेल्टा T। अब टेम्परेचर कितना बढ़ेगा यार, अगर मैं यहां का टेम्परेचर T0 लिख दूं तो ये 2T0 होगा, ये 4T0 होगा और ये 2T0 होगा। ये हम पहले कर चुके हैं इसलिए थोड़ा इजी हो गया।
तो टेम्परेचर टी नॉट से 2 टी नॉट हुआ, तो टेम्परेचर चेंज हुआ 2 टी नॉट माइनस टी नॉट। बीसी प्रोसेस आइसोबारिक है, तो ये आएगा एनसीपी, तो एनसीपी dt 4 टी नॉट माइनस टी नॉट 2 टी नॉट। बच्चों आपको एक चीज तो मतलब क्वेश्चन में वो देगा मोनोएटॉमिक गैस है या डायएटॉमिक गैस। अभी हम डायएटॉमिक गैस मान लेते हैं, तो अगर ये डायएटॉमिक, एन तो कट जाएगा, एन की चिंता मत करो क्योंकि एन तो दोनों में कटेगा ना। तो ये कितना हो गया डायएटॉमिक 5/2 एन आर टी नॉट, ये तो 1 बचा ना, ये 7/2 इंटू 2 7 एन आर टी नॉट। देखना कोई कैलकुलेशन में गलती ना हो जाए। एक तो सीपी 7/2 होता है आर, और 2 यहां से आएगा, 2 कट जाएगा, कितना हो गया 19/2 एन आर टी नॉट। बच्चों अब हीट रिएक्शन निकालना पड़ेगा अपन को Q2। ये क्वेश्चन है ना, थोड़े से टाइम लेते हैं, पेशेंस रखिएगा। अभी भी यहां भी और एग्जाम में क्वेश्चन करते वक्त भी अगर आ जाए तो। सीडी प्रोसेस कौन सा है, आइसोकोरिक। एनसीवी टेम्परेचर नेगेटिव तो आने वाला है, लेकिन बाद में माइनस हम हटा देंगे। यहां पर Q1 और Q2 नेगेटिव आएगा, ऐसा मत करना या नेगेटिव तो मोर देन 100% एफिशिएंसी आ जाएगी फिर, क्योंकि हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि Q2 रिजेक्शन है। तो अभी माइनस आने दो, वरना आप फार्मूले गलत लगा दोगे। हाँ बेटा, टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल -2 टी नॉट, और ये आएगा एनसीपी। टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, टी नॉट -2 टी नॉट माइनस टी नॉट। तो बेटा ये कितना आएगा 5/2, तो 2 का दिया ना, -5 एन आर टी नॉट। ये कितना आएगा 7/2 एन आर, कितना हो गया जी 17 बाय एन आर टी नॉट। अब मैं बता दूं आपको, इसका मैग्नीट्यूड लेना है। हाँ 17/2 एन आर टी नॉट। एफिशिएंसी हो गई 1 माइनस एन आर टी नॉट, तो कटेगा 17/19, 17/19, तो 2/19, 200/19%, अप्रोक्सीमेटली 10%, अप्रोक्स। वैसे 10 नहीं आएगा, 10 पॉइंट समथिंग, 10.5 या कुछ ऐसा आएगा, मतलब मोटा मोटा बता रहा हूं। 10% एफिशिएंसी है इसकी ओनली। बोलो, इसका मतलब हमने जो इसको हीट दी ना, उसका 90% इसने रिजेक्ट कर दिया, वापस सिंक को दे दिया, केवल 10% को ही वर्क में कन्वर्ट किया है। तो खैर फिलहाल आंसर पर ध्यान मत दीजिए, प्रोसेस पर ध्यान दीजिए हमने कैसे किया। और अगर आप Q2 नहीं निकालना चाहते तो एक दूसरा तरीका था, हमने Q1 निकाल लिया, W एरिया अंडर द कर्व निकाल लेते तो थोड़ा इजी पड़ता, ये कैलकुलेशन की जगह आसान हो जाती। तो W/Q1 लगाते, एक बार दिखा देता हूं ना, सीख लो। तो बेटा W तो एरिया अंडर द एंक्लोज आएगा, ये V0 है और ये P0 है, W आएगा, और P0 V0 कितना है nRT0। तो अब एफिशिएंसी आ जाएगी W अपॉन ओनली Q1 इंटू 100। तो W है nRT0 और Q1 कितना है 19/2 nRT0 इंटू 100, तो ये वही 200/19% आ गया। बच्चों ऐसा नहीं है कि अब आपको लगेगा यार ये मेथड इजी है, हो सकता है कभी Q2 निकालना आसान हो जाए, W निकालना मुश्किल हो जाए, वो फिर आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। तो आज हम लेक्चर को यहीं तक डिस्कस करेंगे, बाकी कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, और एक सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कार्नोट इंजन, ये सब बचे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन चीजों को कंप्लीट भी कर लेंगे और शायद कंडक्शन भी स्टार्ट कर दें।